हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेबर के एमसीक्यू, जो हमारे सीएमए स्टडी मैट के अंदर है। प्रीवियस 2 लेक्चर के अंदर मैंने लेबर की थ्योरी आपको कंप्लीट कराई थी। आज मैं आपको लेबर के एमसीक्यू करा रहा हूं। देखिए सामने से, पहले से एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, बड़े ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लगभग आधे घंटे में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात कहूं तो स्टडी मैट को पहले करना है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टडी मैट आपका अच्छे से हो जाता है तो लगभग 80% पेपर आपका कवर हो जाता है। पर अगर कोई स्टूडेंट स्टडी मैट को अच्छे से नहीं कर रहा, देखो एक बार करने से स्टडी मैट अच्छे से नहीं होता। आपको स्टडी मटेरियल को कम से कम 2 से 3 बार करना चाहिए, उसके बाद ही फर्दर कोई चीजें आपको करनी चाहिए, क्योंकि स्टडी मैट से ही 80% पेपर कवर करता है इंस्टीट्यूट। बाकी आपकी इच्छा है, जब आपका स्टडी मैट अच्छे से हो जाए, जब आपके स्टडी मैट के एमसीक्यू अच्छे से हो जाए, जब भी आप दूसरे कंटेंट के लिए जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग इंसेंटिव प्लान ऑफ पेमेंट वेजेस ऑन टाइम बेसिस आर नॉट गारंटेड। कह रहा है इनमें से कौन सा इंसेंटिव प्लान, पेमेंट का इंसेंटिव प्लान में टाइम के बेसिस पर वेजेस दी जाती है, गारंटी के बेसिस पर नहीं। वेजेस ऑन टाइम बेसिस आर नॉट गारंटी बेसिस। इनमें से कौन सा इंसेंटिव प्लान है जो जिसपे वेजेस जो होती है वो टाइम के बेसिस पर दी जाती है, टाइम के बेसिस पर, और गारंटी के बेसिस पर नहीं दी। इसका हमारा दोस्तों आंसर रहेगा टेलर डिफरेंशिएट पीस रेट सिस्टम। अब इसके बारे में सुनो क्या कहता है। नाम में पीस लिखा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पीस है, पीस के हिसाब से इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट होता है कंफ्यूज्ड, वो लिखता है कि यार यहाँ पर टाइम बेसिस लिखा है और यहाँ पर पीस रेट लिखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या कहता है, ध्यान सुनेंगे। इस टेलर के कॉन्सेप्ट ने क्या करा, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ने क्या करा, वर्कर को 2 भागों में बांटा। पहले भागों में कहा कि कुछ ऐसे वर्कर होते हैं जो इनएफिशिएंट होते हैं और कुछ ऐसे वर्कर होते हैं जो इफिशिएंट होते हैं। तो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ने हमारे वर्कर को, टोटल वर्कर्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई करा। पहला इफिशिएंट वर्कर, दूसरा इनएफिशिएंट वर्कर। अच्छा कहा, जो ऐसा वर्कर जो इफिशिएंट है, बहुत अच्छा काम करता है, उसको जितना भी उसने टोटल टाइम में काम किया होगा, जितना भी उसने काम किया होगा, उसमें 120% का उसको इंसेंटिव देना चाहिए। मतलब 120% का मतलब अगर 100 रुपए वेजिस है ना उसकी, तो 120 रुपए मिलेगा उसको, क्योंकि वो इफिशिएंट वर्कर है। और ऐसा वर्कर जो इनएफिशिएंट है तो उसको पेनलाइज करो भाई, कि वो ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसको पेनलाइज करो। अगर वो 100 रुपए का काम कर रहा है ना, तो उसको 80% देंगे पैसे। मतलब अगर उसकी वेजेस अगर 100 रुपए है तो उसको 80% देंगे। तो यहाँ पर वेजेस जो दी जाती है टाइम के बेसिस पर दी जाती है, और अगर इफिशिएंट वर्कर होता है तो उसको 120 ऑफ द नॉर्मल टाइम, और यहाँ पर 80 ऑफ द नॉर्मल टाइम अगर इनएफिशिएंट वर्कर है तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि टेलर डिफरेंशियल पीस रेट लिखा है तो उसका मतलब पीस के हिसाब से देगा। नहीं नहीं नहीं, यहां पर पीस रेट सिस्टम इसका नाम है। इसका मतलब मैंने आपको समझाया कि टेलर ने वर्कर को 2 भागों में क्लासिफाई करा, एक इफिशिएंट को और एक अनइफिशिएंट को। इफिशिएंट वर्कर को 120% के रेट से दिया जाएगा, मतलब अगर 100 वेजेस होगी तो उसको 120 रुपए दिया जाएगा, 20 रुपए एक्स्ट्रा इंसेंटिव। और अनइफिशिएंट वर्कर होगा तो 100 रुपए अगर उसकी वेजेस होगा तो 80 दिया जाएगा, उसको पेनलाइज करा जाएगा। आप अपने स्टडी मैट में जाकर देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आपको यही दिख रहेगा। तो कभी भी गारंटी के बेसिस पर नहीं, वेजेस के बेसिस पर, टाइम के बेसिस पर जब इंसेंटिव प्लान लगता है तो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम काम आता है। अंडर द हाई वेज प्लान, अंडर द हाई वेज प्लान अ वर्कर इज पेड एट अ टाइम रेट हायर देन द यूजुअल रेट। भाई जब हाई वेजेस रेट होता है, हाई वेजेस प्लान की बात करूं तो एक वर्कर को कैसे पे किया जाता है, अकॉर्डिंग टू हिज इफिशिएंसी। डबल रेट से पे करा जाता है फॉर ओवर टाइम, नॉर्मल रेट, वेजेस प्लस बोनस, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। अब इनमें से सभी चीज सही लग रही है भाई। इफिशिएंसी जितना अच्छा काम करेगा उसके हिसाब से हम पे करेंगे तो हायर वेजेस हो जाएगी। अगर ओवर टाइम में काम करता है तो डबल रेट से पेमेंट होती है। स्टूडेंट कहेगा तो यार ओवर टाइम में तो डबल रेट से मिलता है, इस पर टिक लगा देगा वो। पर चीज आप समझ नहीं रहे, क्वेश्चन आपसे पूछा रहा अलग, आप आंसर दोगे अलग। यहीं पर मिस्टेक आ जाती है, स्टूडेंट समझता है अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, एट डबल रेट फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम में डबल रेट से पेमेंट होती है, बिल्कुल सही। नॉर्मल वेजेस में बोनस जुड़ता है, ये भी ठीक है।
तो गलत क्या है फिर? तो आपसे क्वेश्चन अलग पूछा गया है और आप आंसर प्रेजेंट अलग कर रहे हैं, इसलिए आपका गलत हो जाता है दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा है अंडर द हाई वेज प्लान। हाई वेज प्लान का मतलब हुआ कि जो वेजेस दी जा रही है वो हायर रेट से दी जा रही है, एज यूजुअल रेट। मतलब क्या, मान लो पहले अगर एक वर्कर 1 घंटा काम करता था तो आप उसको 20 रुपए या 30 रुपए देते थे। लेट्स सपोज कि 1 घंटा काम करने में 50 रुपए मिलते थे एक वर्कर को, 1 घंटे के 50 रुपए। अब हाई वेजेस प्लान का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे के 50 रुपए नहीं, अब उतने ही घंटे काम करने के 80 रुपए मिलेंगे। इसको बोलते हैं हाई वेजेस रेट। इसका मतलब ये नहीं कि आपने काम किया तो आपने जब काम किया, देखो वेजेस हाई होने का मतलब ये है कि यार मेरी वेजेस हाई हो गई। कैसे हुई? मैंने उसके लिए डबल काम करा है, तो तुम्हारी वेजेस कहां को, तुमने उसके लिए काम भी तो करा है। आप समझे कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई? अगर मैं 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम कर रहा हूं तो मेरी वेजेस तो डबल होगी। इसका मतलब ये कह दूं कि मेरी सैलरी बढ़ गई? नहीं नहीं नहीं, सैलरी थोड़ा बढ़ी है, ये तो आपने काम डबल करा है तो इसलिए डबल काम के पैसे आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। यहां पर कह रहा है हाई वेज प्लान का मतलब क्या है कि हाई वेजेस का मतलब होता है जब आप 1 घंटे में पहले 50 रुपए कमाते थे, अब वही 1 घंटा काम करने में 80 रुपए कमाएंगे। अब कहेंगे कि यार अब मेरी वेजेस बढ़ गई है। तो यहां पर क्या होता है, यूजुअल रेट जो होता है ना वेजेस रेट, उससे हायर रेट होगा, तब हम कहेंगे हाई वेजेस प्लान का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, राइट। अब भाई कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज चार्जिंग टू कॉस्टिंग पीरियड। मैंने कहा आपसे, मैंने आपको थ्योरी में भी समझाया था ये बात कि जब भी मान लो रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, इसकी वजह से वर्कर खाली बैठे हुए, ये हमारी गलती है या ये नॉर्मल सिचुएशन है? नहीं सर, ये कंपनी की गलती है। ये कंपनी की है कि उन्होंने टाइम पर नहीं दिलवाया रॉ मटेरियल। कंपनी अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज नहीं होने देती तो वर्कर खाली नहीं बैठा होता। तो मतलब ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, ये रेगुलर बेसिस पर नहीं होता। बस जो लंच टाइम होता है, जो टी टाइम होता है, चाय पीने का समय, खाना खाने का समय, इसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती, ये एक नॉर्मल आइडल टाइम है। बट लेबर कह रहे लाओ मटेरियल दो हम काम करें, पर वह कंपनी के अगर ये मटेरियल नहीं है, अभी आ रहा है मटेरियल, शॉर्टेज है मटेरियल की, आ रहा है, भी रुक जाओ, तो उस वजह से जो वर्कर खाली बैठे हैं दोस्तों वो एबनॉर्मल आइडल टाइम है। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम की जो कॉस्ट आती है, लेबर खाली बैठा था 5 घंटे, रॉ मटेरियल नहीं आया तो लेबर को उस 5 घंटे के पैसे दिए हमने, तो जो कॉस्ट आई एबनॉर्मल आइडल टाइम की, वो कॉस्ट कॉस्टिंग पीरियड में चार्ज करेंगे, कस्टमर पे उसका बर्डन नहीं शिफ्ट करेंगे। यही कह रहा है चार्ज टू द कॉस्टिंग पीरियड अकाउंट, क्योंकि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं होना एक एबनॉर्मल आइडल टाइम हो जाएगा इसकी वजह से। अगला, व्हेन ओवरटाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग एन अर्जेंट ऑर्डर या ओवरटाइम प्रीमियम शुड बी चार्ज टू ओवरहेड कॉस्ट। सिंपल है यार, ओवरटाइम अगर आप देते हो, अगर आप ओवरटाइम लगाते हो, भाई एक ऑर्डर आया, उसको ऑर्डर को मीट करना है, तो आज सभी वर्करों को कहा कि सभी वर्कर ओवरटाइम लगाएंगे आज। हाँ, डबल रेट से आपको पेमेंट किया जाएगा, पर ओवरटाइम लगाना, क्योंकि भैया हमें ये ऑर्डर मीट करना है जल्द से जल्द, बहुत जरूरी है ये ऑर्डर हमें मीट करना। तो इसलिए जो भी पैसा ओवरटाइम का डबल रेट से आपने पे करा, वो हम ओवरहेड कॉस्ट में चार्ज कर देते हैं, वो हम ओवरहेड में डाल देते हैं। याद रखिएगा, कॉस्टिंग पीरियड में हम तब डालते हैं जब हमारा ऊपर बर्डन पड़ना है। ऑर्डर मीट करने के लिए हमने एक्स्ट्रा काम कराया वर्कर से, तो इसका बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट होगा और इसको ओवरहेड में डाल देंगे, राइट। ठीक है जी, चलिए इनडायरेक्ट करके डाल देंगे। वेजेस शीट इज प्रिपेयर्ड। अच्छा, वेजेस शीट कौन बनाता है? वेजेस शीट मतलब कितना है, ये सब मैंने आपको सिखाया था। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट, और ये क्या डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है। पेरोल डिपार्टमेंट जो होता है वो वेजेस शीट बनाता है, ये आपको याद होना चाहिए। टाइम एंड मोशन स्टडी कंडक्ट बाय कौन करेगा? इंजीनियर डिपार्टमेंट करेगा। इसमें मैं क्या बताऊं दोस्तों, मैंने आपको सभी किसका मतलब बता दिया था कि पेरोल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, इंजीनियर डिपार्टमेंट का काम होता है। सबसे पहले मैंने यही बताया था। लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड। लेबर की टर्नओवर कैसे मेजर करेंगे? नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। सिंपल सी बात है, लेबर टर्नओवर का मतलब है कितने रेट से लेबर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं।
मतलब कितने जल्दी लेबर आते हैं और कितने जल्दी चले जाते हैं छोड़ के, इसको लेबर टर्नओवर कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर लेबर टर्नओवर ज्यादा होगी तो इसका मतलब यह है कि आपकी कंपनी में इनस्टेबिलिटी है, लेबर वहां पर स्टेबल नहीं होते, मतलब आते जाते, तो इससे कॉस्ट बढ़ती है, क्योंकि हमें उनको हर लेबर को नई लेबर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो लेबर टर्नओवर को कैसे मेजर किया जाता है आपने सीखा है दोस्तों। लेबर टर्नओवर को मेजर करने का तरीका है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट अपॉन में नंबर ऑफ बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ, अच्छा ये वो क्या कहते हैं, आई थिंक वो फॉर्मूला बता रहा है आपको। बट अगर हम बात करें सर इस वाले की नीचे वाले की ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं हुआ, देखिए सिंपल सी बात है, जब भी हम लेबर टर्नओवर निकालते हैं ना तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर चाहे नंबर ऑफ वर्कर ज्वाइनिंग हो, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेशन हो मतलब लेफ्ट हो, या नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड हो, नीचे हमेशा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर होना चाहिए। नीचे हमेशा क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर होता है। चाहे आप कोई सा भी फॉर्मूला ले लीजिए लेबर टर्नओवर रेशियो में, तो आपने देखा होगा ऊपर हो सकता है नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट मतलब सेपरेशन, हो सकता है नंबर ऑफ वर्कर ज्वाइनिंग हो सकता है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेसमेंट हो। रिप्लेसमेंट फ्लक्स ऐसे वाला मेथड नहीं सिखाता, रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड, ये सब चीजें आपको पता ही होगी लेबर टर्नओवर में। तो नीचे हमेशा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर होता है दोस्तों, ना कि, और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ वर्कर इन बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर एट एंड, बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन में 2, एवरेज तभी निकलता है, ये तो है ही नहीं अपॉन में 2, तो ये तो गलत। और यहां पर तो सिर्फ बिगिनिंग कह रहा है, एवरेज चाहिए, एवरेज सिर्फ यहीं पर है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, इसलिए ये वाला आंसर सही है दोस्तों। ऑल ऑफ द अबव नहीं है क्योंकि ये दोनों गलत है, नीचे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर होना चाहिए, राइट। चलिए आइडल टाइम क्या है, आइडल टाइम क्या है, द टाइम स्पेंड बाय द वर्कर ऑफ देयर वर्क, बिल्कुल ऐसा टाइम जब वर्करों ने काम नहीं किया है, आइडल टाइम उसे कहते हैं वर्कर ने कोई प्रोडक्शन नहीं की है, तो सी विल बी द राइट आंसर। ओवर टाइम क्या होता है, ओवर टाइम जब होता है जब आप अपना एक्चुअल आवर नॉर्मल आवर से ज्यादा करें। भाई एक कंपनी के अंदर 8 घंटे नॉर्मल आवर है, मतलब 8 घंटे सभी लोग काम करते हैं, आपने 10 करे, मतलब आपका एक्चुअल आवर नॉर्मल आवर से ज्यादा है, तो जो 2 घंटे एक्स्ट्रा आपने करा वो ओवर टाइम है। एक्चुअल आवर बीइंग मोर देन द नॉर्मल टाइम, नॉर्मल आवर कितने थे कंपनी के, 8 घंटे सभी लोग काम करते हैं पर आपने 10 करा, तो एक्चुअल आवर जब नॉर्मल टाइम से ज्यादा होता है तो हम उसको ओवर टाइम कहते हैं। टाइम कीपिंग रेफर टू द टाइम स्पेंड बाय द वर्कर इन अ फैक्ट्री, ये मैं आपको सिखा चुका था। टाइम कीपिंग के बारे में आपको पता है कि वो टाइम कीपिंग का मतलब होता है ये वो टाइम देखता है ये कंपनी ने, एक वर्कर ने कितना टाइम स्पेंड करा फैक्ट्री के अंदर, उसको कहते हैं टाइम कीपिंग। ये लिखा है टाइम स्पेंड बाय द वर्कर इन अ फैक्ट्री, राइट। टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्ट बाय, याद रखिएगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पहले भी आता है ऐसा क्वेश्चन कि टाइम और मोशन स्टडी कौन कंडक्ट करता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है। लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे आप मेजर करेंगे, लेबर प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग टोटल आउटपुट विद टोटल मैन आवर, मतलब कि अगर लेबर ने, हमारे टोटल लेबर ने 10 घंटे काम किया तो उस 10 घंटे में उन्होंने कितने घंटे, कितनी यूनिट बनाई, 10 घंटे में कितनी यूनिट बनाई, ऐसे आप लेबर की प्रोडक्टिविटी देख सकते हैं। दूसरा, एडेड वैल्यू फॉर अ प्रोडक्ट विथ टोटल वेजेस कॉस्ट, एडेड वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट विथ टोटल वेजेस कॉस्ट, मान लो अगर आपने किसी कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट के अंदर कोई एडिशन कर रहे हो, तो उस एडिशन से वेजेस कितने दी, मतलब हमने जो एडिशन करा प्रोडक्ट के अंदर, मान लो हमने पेन बनाया, हमने कहा यार पेन बना रहे हैं, इस पेन के अंदर कैप भी होनी चाहिए, तो हमने कैप बनाया, तो कैप बनाने के लिए लेबर लगी होगी, तो जिसको बोलते हैं एडिशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो एडिशन हमने प्रोडक्ट के अंदर किया, कैप बनाने में जो एडिशन हमने प्रोडक्ट के अंदर किया, उस पे एडिशन में जो मेरी कॉस्ट आई, उससे भी आप प्रोडक्टिविटी मेजर कर सकते हो कि कितनी अच्छे से उन्होंने काम किया। एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम तो आपको पता ही है कि हमने स्टैंडर्ड सेट करा था कुछ और एक्चुअल में हुआ कुछ और। मान लो मैंने सोचा था 1 यूनिट 2 घंटे बना देगा, इसने बनाई 3 घंटे में, इससे प्रोडक्टिविटी मेजर करी जा सकती है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे हम प्रोडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं, राइट। मैं आपको एक चीज समझा भी रहा हूं, यहां पर कह रहा है, देखिए आप इस वाले पॉइंट को देखो, सबसे सिंपल पॉइंट ये वाला है। आप अब इस दोनों, इस क्वेश्चन में आप जब देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर टाइम सेव्ड,
50% से कम होता है स्टैंडर्ड टाइम से, स्टैंडर्ड टाइम से 50% कम होता है, लेस देन द 50%। तो जो वेजेस होता है रोवन प्लान के हिसाब से, रोवन और हेल्थ प्रीमियम प्लान के हिसाब से कंपैरिजन क्या करता है उसको। अब देखिए सिंपल सा है ये, या कभी क्वेश्चन कभी कर पाएंगे जब आप एक क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन में आप सेट कर सकते हैं कोई भी एक क्वेश्चन जिसके अंदर आप ये ले सकते हैं कि जो टाइम सेव्ड है ना वो 45% है। लेट्स सपोज कि टाइम सेव्ड जो है 45%। अब रोवन प्लान से निकालो, हेल्थ प्रीमियम प्लान से निकालो, और दोनों में देखो कहां पर वेजेस ज्यादा दिख रही है, कहां पर इंसेंटिव ज्यादा दिख रहा है। तो आपको नजर आएगा कि जो मोर वेजेस हो रहा है वर्कर की वो रोवन प्लान में होता है देन हेल्थ प्लान, मतलब रोवन प्लान में आपको ज्यादा। आइए दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करके भी दिखाता हूं कि कैसे रोवन प्लान में ज्यादा वेजेस मिलती है वर्कर को एज कंपेयर टू हेल्थ प्लान। पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके लिए और उसके बाद समझाता हूं कि कैसे दोनों का फॉर्मूला बताता हूं और कैसे आप उसमें समझेंगे कि दोनों में से कौन सा बढ़िया प्लान है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल ले लिया, मैं आपको बस समझा रहा हूं कि यार वैसे आप कर लोगे पर मैं आपको बता देता हूं तो ठीक रहता है, बाद में कब करो ना करो कुछ पता नहीं है। चलिए तो आइए देखते हैं एक बार, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एग्जांपल सेट करते हैं। मतलब आर वर्कड, ठीक है जी, इतना इन्होंने काम किया, स्टैंडर्ड आर हमने सेट करा, रेट हमने डिसाइड किया, इतनी चीजें बहुत है भाई। हमने स्टैंडर्ड में सेट किया था कि 48 घंटे काम करेगा और उसने सेम काम सर 40 घंटे में करके दिखा दिया। 48 घंटे हमने सोचा था, उसने 40 घंटे में करके दिखा दिया और हम उसको 100 रुपए के हिसाब से पर आवर उसको पेमेंट कर रहे हैं। 40 घंटे में करके दिखा दिया। अब आपको बच्चों टाइम सेव निकालना आता है। टाइम सेव कैसे निकालते हैं? टाइम सेव निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल। सिंपल फॉर्मूला भी क्या सीख रहा, 48 घंटे का बोला था कि एक जॉब को कंप्लीट करने में 48 घंटे लगेंगे, पर उसने वो जॉब 40 घंटे में करके दिखा दी, तो मतलब 8 घंटे उसने बचा लिए। तो मुझे बताओ क्या ये 8 घंटे इस 48 घंटे के 50% से कम है या नहीं है? यस सर। उसने मान लो 40 का 50% कितना हो गया, 40 का 50% 20, और इसने क्या है 8 है, तो मतलब मैं कह सकता हूं ये लेस देन 50% टाइम सेव्ड है। 50% से कम है, क्या बोला है, कितने से कम होना चाहिए टाइम सेव्ड? इफ द टाइम सेव्ड इज लेस देन 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा मैं कहूंगा अगर ये 8 घंटे 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम से कम है, स्टैंडर्ड टाइम देखो कितना है 48 घंटे, और 48 घंटे का 50% हो गया सर 24 घंटे, तो 24 घंटे से तो कम ही है ना। पहली बार तो कंडीशन पूरी कर दी हमने, तो ये जो हमारा एग्जांपल है वो ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आ जाओ, अगर मैं कहूं कि रोवन प्लान के हिसाब से बोनस कैसे निकालेंगे, रोवन प्लान के हिसाब से वेजेस क्या होगी वर्कर की, तो वेजेस देखो, तो रोवन प्लान के हिसाब से जो वेजेस होती है वर्कर की वो है कितने घंटे उसने काम किए, आर वर्कड मल्टीप्लाई बाय रेट, ये तो आ गई वेजेस है ना, ये तो बन गई वेजेस, और प्लस बोनस। सर ये तो वेजेस होगी, जितने घंटे वो काम करेगा उसके हिसाब से रेट लगेंगे। अब बोनस मिलेगा इसको, बोनस मिलेगा टाइम सेव्ड के हिसाब से। बोनस क्या मिलेगा सर, टाइम सेव्ड के हिसाब से मिलेगा, तो फॉर्मूला है टाइम सेव्ड अपॉन में, टाइम सेव्ड अपॉन में स्टैंडर्ड टाइम की रेशियो के हिसाब से मिलता है इसको, इनटू आर इनटू रेट। निकालो सर, कितने घंटे काम किए 40 घंटे, कितने के हिसाब से दे रहे हो 100 के हिसाब से, ये हो गया नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। कितने घंटे बचाए 8 घंटे बचाए, किसमें से 48 में से, तो ये 50% तो है ही, चेक कर लो 8 अपॉन में 48 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे 50% से कम आएगा। मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, एक मिनट दीजिए। 8 डिवाइड बाई 48 मल्टीप्लाई बाय 100, देखो 16% आ रहा है, इसका मतलब 50% से कम है। मल्टीप्लाई बाय आर, 40 घंटे काम किए, और इंटू रेट, सॉल्व कर लीजिए सर, याद आएगा 4,000 रुपए। तो नॉर्मल वेजेस बोनस देख लेते हैं, 40 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 48, बोनस आ गया 666, 666
667 कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो टोटल इसकी वेजेस हुई 4667, इतना इसको टोटल वेजेस मिलेगी। अब अगला, अब हेल्थ शेयर प्लान को देखते हैं। हेल्थ शेयर प्लान को देखते हैं। हेल्थ शेयर प्लान के अंदर फॉर्मूला है टोटल अर्निंग ऑफ द वेजेस, टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर क्या है, कितने घंटे काम किए और रीरेट, ये तो हो गया वेजेस प्लस। अब बोनस कैसे मिलता है इसमें, इसमें मिलता है बोनस का टाइम सेव्ड का 50%। तो टाइम सेव्ड का 50% क्या था, 50% किसका, टाइम सेव्ड का, मतलब कितने घंटे उसने काम किया और एक्चुअल आर कितना है, और मल्टीप्लाई बाय रेट। ये आ गया 40 इंटू 100, 50%। टाइम सेव्ड कितना था, ये है 48 घंटे काम किए करना था, इसने 40 घंटे में करके दिखाया, मल्टीप्लाई बाय रेट आपके पास वो है, यहाँ आ गया 4000 रुपये, 50%, यह आ गया 8 घंटे बचाए, 8 घंटे मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, 800 रुपये। तो 8 घंटे मल्टीप्लाई बाय 100, 800 हो गए, और 800 का 50% कितना हो गया, 400। तो यह आ गया 4000, और यह आ गया 400, यह आ गया 44 रुपये। आप देख लो भैया, प्रूव कर लो कि अगर मेरा जो टाइम सेव्ड है, अगर वो स्टैंडर्ड टाइम के 50% से कम है, तो ऐसे केस के अंदर रोमन प्लान में ज्यादा वेजेस मिलती है वर्कर को एज कंपेयर टू हेल्थ प्लान। प्रूव करके दिखा दिया मैंने आपको, फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, बताइए सर, क्लियर हो गया? तो क्या मैं वाला पॉइंट लिख सकता हूं कि अगर वेजेस 50% से कम होती है, टाइम सेव्ड, अगर आपने जो टाइम बचाया, मतलब 48 घंटे में काम करना था, आपने 8 घंटे बचा लिए, तो 48 का अगर मैं टाइम 50% निकालू तो 24 आता है। मतलब अगर आप 25 घंटे बचाते, टाइम सेट अगर 25 होता तो उसका उल्टा हो जाता फिर। तो अगर स्टैंडर्ड टाइम का 50% से कम आपका टाइम सेव्ड है, मतलब 50% होता है स्टैंडर्ड टाइम का 24 घंटे, और आपने 8 घंटे बचाए, तो इससे कम है 50% से, तो ऐसे केस के अंदर जो हमारा ये है ना, मोर वेजेस टू द वर्कर अंडर रोवन प्लान, हेल्थ प्लान में आपको रोवन प्लान में मिल रहा है 4667, जबकि हेल्थ प्लान में है 4400, तो इसमें ज्यादा वेजेस है एज कंपेयर टू हेल्थ से। लो जी, मेरी तरफ से एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आइडल टाइम इज द टाइम अंडर विच नो प्रोडक्टिविटी गिवन इन द वर्कर, सही है। फुल वेजेस आर पेड टू द वर्कर, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए, यहां पर लिखा होना चाहिए बोथ ए एंड बी। ऑल ऑफ द अबव तो ये भी आ जाता है नन ऑफ द अबव, यहां होना चाहिए ऑप्शन बोथ ए एंड बी। भाई आइडल टाइम का मतलब क्या है, जहां पर कोई प्रोडक्टिविटी ना हो और वेजेस दी जा रही हो उस घंटे की भी। भाई लेबर खाली बैठा हुआ है, लेबर खाली बैठा हुआ है, उसके पास कोई काम नहीं करने के लिए, वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा, फिर भी उसको उस काम, उस खाली बैठने की वेजेस दी जा रही है, इसको बोलते हैं आइडल टाइम। वही लिखा है कि नो प्रोडक्टिविटी गिवन बाय द वर्कर, वर्कर ने कोई प्रोडक्शन नहीं करी और उसके वर्कर को, उस टाइम के वर्कर को पैसे देंगे, इसको क्या कहते हैं सर, आइडल टाइम कहते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट अकाउंट फॉर इंक्रीजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी, इनमें से कौन सा है जो लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करता। हायर टर्नओवर लेबर टर्नओवर, हाई लेबर टर्नओवर रेशियो, हाई लेबर टर्नओवर रेशियो मैंने आपको क्या बताया था, हाई टर्नओवर का मतलब, लेबर हाई लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि लेबर इनस्टेबल है। मतलब कोई वर्कर आता है नया नया कंपनी में काम करने, उसको हम काम सिखाते हैं, कुछ दिन बाद चले जाता है, मतलब ज्यादा रेट ऑफ चेंज ज्यादा हो रहा है लेबर में, मतलब लेबर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसे चल रहा है। और ऐसे केस के अंदर क्या प्रोडक्टिविटी सही होगी, नहीं होगी। एक लेबर आया, उसको हमने काम सिखाया, 4-5 दिनों भाग गया, अब दोबारा लेबर आएगा, फिर उसको काम सिखाओ, तो कहां से प्रोडक्शन होगा ढंग से। वो काम सीखता है, 4-5 दिन काम करता है, निकल लेता है, कहां से प्रोडक्शन होगा। इसलिए हायर लेबर टर्नओवर रेशियो के अंदर कभी भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो सकती। अंडर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट स्कीम, इफ द वर्कर फेल टू कंप्लीट द टास्क विद इन द स्टैंडर्ड टाइम, देन ही इज पेड 83% ऑफ द पीस रेट वर्कर। ये तो आपको परसेंटेज दोस्तों पहले से पता है, ये परसेंटेज आपको पता तो है।
क्लास में भी मैंने करवाई थी आपको। 83% ऑफ द पीस रेट वर्कर ही है इसका आंसर। ये देखिए इसके अंदर कुछ नई बातें भी आपको सीखने को मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। पहला है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी प्रेजेंट एज अ सेपरेट कॉस्ट हेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हम सेपरेट हेड में तो ना निकालते हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर और उसको हम कॉस्ट शीट में दिखा देते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट है, सिंपल। कहता है एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 द मैक्सिमम लिमिट ऑफ बोनस इज 20% ऑफ द ग्रोस अर्निंग। अगर आपने बोनस एक्ट पढ़ा है दोस्तों लॉ के अंदर, तो लॉ में मैंने आपको बताया था, बोनस मैं लॉ भी पढ़ाता हूं, तो लॉ में मैंने आपको बताया था मेरे सब्जेक्ट दोस्तों वह है लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 में। तो लॉ में मैंने आपको पढ़ाया था क्या बात कि भाई बोनस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% दिया जाता है। मैक्सिमम लिमिट है बोनस की 20% ऑफ दी ग्रॉस अर्निंग। ग्रॉस अर्निंग का बताया भी था डाटा कि ग्रॉस अर्निंग में क्या क्या चीजें आएगी, क्या क्या चीजें नहीं आएगी। ट्रू है ये स्टेटमेंट। फ्लेक्स मेथड मेजर, फ्लेक्स मेथड का मतलब होता है लेबर टर्नओवर को मेजर करना। यस, लेबर टर्नओवर में सेपरेशन मेथड आता है, फ्लेक्स मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, एडिशन मेथड, सब कुछ आ जाता है। तो ट्रू है, फ्लेक्स मेथड भी तो इज अ पार्ट ऑफ लेबर टर्नओवर रेशियो, हमें पढ़ा था इसका। अगर ओवरटाइम प्रीमियम इज डायरेक्टली असाइन टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, इज ओवरटाइम प्रीमियम इज डायरेक्टली असाइन टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये बताओ सर। ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर चीज की आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो, तो आप प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, तो प्रोडक्ट इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो जो प्रोडक्ट है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मान लो आप सर्विस दे रहे हो कि अपनी मार्केट के अंदर सर्विस प्रोवाइड करते, तो आप सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, तो सर्विस एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जिस चीज की हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है। मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट इधर कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर्टिकुलर चीज की हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। आइडल इफ ओवरटाइम प्रीमियम इज डायरेक्टली असाइन्ड टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, क्या एक ओवरटाइम प्रीमियम क्या हम उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं? यस। जब आप ओवरटाइम प्रीमियम की कॉस्ट कैलकुलेट करोगे कि ओवरटाइम की कॉस्ट क्या आई है, तो जिस चीज की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ओवरटाइम प्रीमियम जो आपने दिया है उसकी कॉस्ट कितनी बनी है, टोटल कितना पैसा खर्च हुआ है ओवरटाइम में, जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ओवरटाइम प्रीमियम इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सही बात। आइडल टाइम रिप्रेजेंट द वेजेस पेड फॉर द टाइम कॉस्ट ड्यूरिंग द वर्कर नॉट वर्क। आइडल टाइम रिप्रेजेंट करता है द वेजेस पेड फॉर द टाइम कॉस्ट ड्यूरिंग विच द वर्कर नॉट वर्क। बिल्कुल सही बात है। आइडल टाइम क्या है? मैंने अभी आपको बताया, जहां पर वर्कर कोई काम नहीं करता फिर भी वर्कर को उस चीज के पैसे मिलते हैं, इसको आइडल टाइम कहते हैं। और यही बात लिखी है कि आइडल टाइम रिप्रेजेंट करता है वो वेजेस अमाउंट को जहां पर टाइम में वर्कर ने कोई काम तो नहीं करा फिर भी वर्कर के उसको पैसे दिए जा रहे हैं, आइडल टाइम उसे कहते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग टाइम ऑफ वर्कर इन अ लार्ज अंडरटेकिंग। ये आप समझ लीजिए, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर कोई लार्ज कंपनीज है और वर्कर का टाइम आना जाना रिकॉर्ड करना है कि कब आया, तो उसमें मैंने बताया था एक पंचिंग मेथड भी होता है जिसमें हम पंच करते हैं। तो वही कह रहा है कि टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक क्या करता है, बेसिकली ये वो चीज है जैसे पंचिंग मशीन होती है ना कंपनीज के अंदर, वो टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक हो गया। जब वर्कर आएंगे पंच करेंगे, उसका टाइम नोट हो जाएगा, इस टाइम पे वर्कर आया, और जब हो जाएगा पंच करेगा, इस टाइम पे गया। इससे कंपनी को पता चलेगा कब वर्कर आया और कब गया। तो टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक क्या सक्सेसफुली यूज करते हैं वर्कर को के टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए लार्ज अंडरटेकिंग में। बिल्कुल सही बात है, याद रखेगा ये पॉइंट। आउट वर्कर आर दोज हु आर सेंट टू साइट और कस्टमर प्रीवाइसी परफॉर्मिंग वर्क। बिल्कुल सही बात। आउट वर्कर का नाम ही आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे वर्कर जो वर्कर कंपनी के क्लाइंट के पास जाकर काम करते हैं या फिर कहीं बाहर किसी कस्टमर पर बात जाकर वर्क करते हैं, आउट वर्कर कहते हैं। जैसे कि मैंने जब अपनी ट्रेनिंग करी थी तो कभी कभी मुझे क्लाइंट के पास भेजकर मुझसे काम करवाते थे वहां पर। मैं लगभग मान लो मेरे को अकाउंटिंग आ गया था, सीख गया था, मैं ट्रेनिंग करते करते अकाउंटिंग सीख गया। तो एक दिन हमारे सर ने कहा कि जाओ आप एक बार वहां जाइए, क्या कहते जगह का नाम भी भूल गया, प्रीत विहार ऐसी कुछ जगह पर था, आनंद विहार था, प्रीत विहार था। तो वहां पर जाकर आप, दिल्ली के अंदर है जगह, वहां पर जाकर आप, हमारे क्लाइंट है वहां पर अकाउंटिंग करनी है कुछ,
उनको भेज दिया गया, तो मैं उस टाइम के अंदर आउट वर्कर हो गया, क्योंकि मैं किसी कंपनी के पास, किसी क्लाइंट के पास, या किसी साइट पे, या किसी कस्टमर के प्रीमाइसेस पे जाकर काम कर रहा हूं। तो आउट वर्कर वो वर्कर होते हैं जहां पर वो वर्कर जो किसी प्रीमाइसेस या किसी कंपनी के प्रीमाइसेस दूसरी, या किसी कस्टमर या किसी साइट पे जाकर काम करते हैं और परफॉर्म करते हैं। आइडल टाइम अराइज ओनली व्हेन द वर्कर आर पेड ऑन टाइम बेसिस। आइडल टाइम अराइज, हाँ बिल्कुल सही बात। आइडल टाइम अराइज, मान लो अगर आप पीस रेट के बेसिस पर वर्कर को पैसे देते कि जितने वर्कर ने पीस बनाए होंगे उस हिसाब से वर्कर को पैसा देंगे। अब तू खाली बैठा रहे, तू कुछ भी कर, हमें क्या मतलब, जितने तू बनाएगा उतने हिसाब से हम पैसे देंगे। तो जो आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट है वो तभी अप्लाई होता है जब आप टाइम के बेसिस पर पेमेंट करते हैं। आपने 8 घंटे के हिसाब से पेमेंट करनी है। आपने कहा एक दिन के हम तुझे 500 रुपए देंगे, आपने कहा एक दिन के हम तुझे 500 रुपए देंगे, 8 घंटे काम करेगा तो 500 देंगे। अब वो 8 घंटे में अगर उसने 1 घंटा खाली बैठा होगा तब भी आप उसको 500 दोगे, क्योंकि वो आपके कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर जबकि ये पीस रेट होता तो पीस रेट के अंदर क्या होता है, पीस के बेसिस पैसा देता। आप वहां पर वर्कर 10 घंटे काम करता या 20 घंटे काम कर लेता, या वर्कर 5 घंटे काम करता है, जितना पीस वो बनाएगा उसके हिसाब से पैसे देंगे, तब आइडल टाइम नहीं आता। पर अगर टाइम के बेसिस पे पैसा दे रहे हो 8 घंटे के बेसिस, तो 8 घंटे में खाली टाइम आ सकता है। तो आइडल टाइम अराइज हो सकता है कब, जब वर्कर को टाइम के बेसिस पेमेंट दी जा रही है, तभी आइडल टाइम आएगा। पीस के बेसिस पे होगा तो हमें मतलब नहीं, वर्कर खाली बैठे रहा भाई, जितना तो काम करेगा उस हिसाब से पैसे देंगे। पर्सनल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, रिक्रूटमेंट करना, प्लेसमेंट करना, ट्रेनिंग देना एम्प्लॉय को, वर्कर को। बिल्कुल सही बात है। पर्सनल का मतलब होता है वर्कर, मतलब इंप्लॉई। पर्सनल का मतलब क्या होता है, इंप्लॉय डिपार्टमेंट। इसमें इंप्लॉय को हायर करना होता है, इंप्लॉय को ट्रेनिंग देना होता है, और इंप्लॉय की प्लेसमेंट करना होता है। वेजेस पेड फॉर एबनॉर्मल आइडल टाइम आर एडेड टू वेजेस फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइम कॉस्ट। नहीं, एबनॉर्मल आइडल टाइम के लिए जो पैसा आप देते हो, इट इज चार्ज टू द कॉस्टिंग पैनल। अगर ये नॉर्मल आइडल टाइम होता तब मैं कहता इसको डायरेक्ट लेबर में ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट बना दो, प्रोडक्शन में ऐड करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। बट ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है। एबनॉर्मल आइडल टाइम का अभी मैंने बताया, ये हम कहां पर भेजते हैं, कॉस्टिंग पेल में चार्ज करते हैं, हमारा लॉस है। इन इंडिया अगर कोई वर्कर, इफ अ वर्कर वर्क मोर देन 8 आवर ऑन एनी डे फॉर मोर देन 40 आवर्स इन अ वीक, ही नीडेड टू बी एंगेज इन ओवर टाइम। इंडिया के अंदर ऐसा होता है कि अगर कोई वर्कर 8 घंटे से ज्यादा काम करे या हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम करे तो उसको ओवर टाइम ट्रेड करते हैं। नहीं, इंडिया के अंदर ऐसा होता ही नहीं ना, इंडिया के अंदर ही तो नहीं होता। आप कभी ट्रेनिंग करने जाना, आपको 10-10 घंटे भी काम करवाएंगे और ओवर टाइम के बदले में कुछ नहीं देंगे। इंडिया के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं होता कि 8 घंटे से ज्यादा होगा तो ओवर टाइम लग जाएगा। हर एक कंपनी का अलग अलग शेड्यूल होता है। कोई कंपनी 9 घंटे के लिए आपको हायर करती है, कोई कंपनी 10 घंटे नॉर्मल टाइम के लिए आपको हायर कर रही है। तो अगर आप ऐसा कहोगे कि 8 घंटे के ऊपर हमेशा ओवर टाइम लग जाएगा हर कंपनी में, तो ये गलत है। या हफ्ते में 40, हफ्ते में मतलब क्या कह रहे हैं, 5 दिन। अगर 8 घंटे एक दिन में तो 8 पंजे 40 हो गया ना, तो मतलब 5 दिन काम करोगे, मतलब सैटरडे संडे काम नहीं होगा। तो ऐसा होता ही नहीं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर सैटरडे भी बुला लेते हैं और कभी कभी तो संडे भी बुला लेते हैं। बहुत सारी कंपनी संडे को भी बुला लेते हैं, काम का बर्डन ज्यादा होता है। तो फॉल्स है स्टेटमेंट भैया। 8 घंटे से ऊपर और 40 घंटे हफ्ते में ऊपर होगा तो ओवर टाइम नहीं माना जाता इंडिया के अंदर, बाहर माना जाता है, यहां नहीं माना जाता। हमने यहाँ पूरी इंडिया की बात करी है दोस्तों, किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं करी। इधर इंडिया लिखा है, इंडिया में सभी कंपनी आ जाती है। द टू प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट आर पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। बिल्कुल सही बात। वर्क डन का मतलब जितना आपने काम किया उस हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे, या टाइम जितना आप टाइम स्पेंड करते हो फैक्ट्री में उस हिसाब से काम करेंगे। दो ही सिस्टम, पेमेंट सिस्टम रेट है। पीस रेट सिस्टम ऑफ द वेजेस पेमेंट कैन नॉट बी सक्सेसफुली अप्लाइड वेयर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कैन बी मेजर। फॉल्स है। जहां पर क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं वहां तो पीस रेट सिस्टम अप्लाई हो सकता है। सर क्या कह रहा है, देखो दोबारा पढ़ो एक बार। द पीस रेट सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट, वेज पेमेंट कह रहा है पीस रेट सिस्टम के अंदर जब हम वेजेस की पेमेंट करते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मेजर कर रहे हैं हम जान रहे हैं कि हम इतनी क्वांटिटी बना रहे हैं, 1 यूनिट बना रहे हैं, 2 यूनिट बना रहे हैं। अरे जब 1 यूनिट और 2 यूनिट आप मेजर कर पा रहे हो तो आप पीस रेट सिस्टम तो अप्लाई होगा ना सक्सेसफुली, क्योंकि यहां पर पीस रेट क्या कहते हैं, 1 यूनिट के पैसे देगा। तो जब आप 1 यूनिट 2 यूनिट मेजर कर पा रहे हो तो पीस रेट के हिसाब से पैसे दिया जा सकता है, वेजेस दी जा सकती है। तो यहां पर स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट कह रहा है कि जब आप क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो, जब आप क्वांटिटी आउटपुट को मेजर करोगे तो पीस रेट सिस्टम वहां काम नहीं आएगा, जबकि ये गलत स्टेटमेंट है। जब जब दोस्तों आप क्वांटिटी मेजर करोगे वहां पीस रेट सिस्टम काम आता है। 14 पॉइंट क्या बढ़ रहा है, 14 पॉइंट देखिए।
अ गुड सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट शुड नॉट इंश्योर इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्कर। नॉट इंश्योर, अगर एक गुड सिस्टम ऑफ वेजेस होगा ना, अगर आपका वेजेस पेमेंट सिस्टम जो होगा वो बहुत अच्छा होगा ना, तो इक्वल वर्कर को इक्वल पे किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा कहीं पर भी। मान लो से एक वर्कर है, सेम आउटपुट जनरेट करता है, सेम इफिशिएंसी के साथ काम करते हैं दो वर्कर, एक वर्कर को ज्यादा दे रहे हो, एक वर्कर को कम दे रहे हो, तो ये गुड सिस्टम नहीं है वेजेस पेमेंट का। वेजेस पेमेंट का गुड सिस्टम तभी होगा दोस्तों जब आप इक्वल वर्क का इक्वल पे करो। मतलब एक वर्कर ने, दो वर्कर ने सेम नेचर का काम है उनका और उन्होंने सेम काम करके दिया है हमें, तो दोनों को अलग अलग पे ना करो, एक जैसा पे करो। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि गुड सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट जो है, अगर किसी वेजेस पेमेंट का गुड, अगर कोई वेजेस पेमेंट सिस्टम गुड है, अच्छा है, तो वो इंश्योर नहीं करता इक्वल वर्क इक्वल पे, एक जैसे काम का एक जैसा पे मिलेगा ऐसा इंश्योर नहीं करता। गलत है ना स्टेटमेंट। गुड सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट का मतलब ये हुआ कि एक वर्कर, दो वर्कर जो सेम नेचर का काम कर रहे हैं तो उनको सेम पेमेंट की जाएगी। दिस इज द, खत्म हो गया ये हमारा ट्रू फॉल्स। अब हम स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। आई क्लियर है जी, यहां तक समझ में आ गया आपको पॉइंट? ठीक, कराऊंगा आपको सब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, एक होता है स्टडी मैट, अगर आपने मेरे से क्लास नहीं ली पर आप ये पढ़ रहे हैं, यहां पर कुछ बातें ऐसे जैसे अभी इस चैप्टर में नहीं आई क्योंकि मैं सभी समझ, मैं ऐसा पढ़ाते हुए चल रहा हूं कि मान लो अगर किसी ने मेरे से नहीं पढ़ा ना, कहीं और से पढ़ा, तब भी उसको बातें समझना, क्योंकि बहुत जने दोस्तों थ्योरी प्लस एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिलअप स्टडी मैट का कराते ही नहीं, इसलिए मैंने पूरी क्लास देखो मैं डाल नहीं सकता। मेरी क्लास की फीस नॉर्मली है 2500, 2500 रुपये मेरी फीस रहती है, बहुत ही नॉर्मल अमाउंट, पूरे इंटरमीडिएट कॉस्ट अकाउंटिंग की। और उसमें भी मैं आपको ये चीज पहले इसलिए पढ़ा, और मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मैं मैराथन नहीं लेकर आता, मैं चीजें पढ़ाता हूँ स्लो और डीप। मैंने देखा अगर मैंने कोई चीज स्टार्ट करी, मान लो मैंने ये स्टार्ट करा है कि मैं आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स स्टडी मैट के कराऊंगा, तो कराऊंगा, वो चीज आपको मिल जाएगी प्रॉपरली और अच्छे से मिल जाएगी। बट मैंने कभी भी ये कमिट नहीं करा कि यार मैं आपको पूरा सिलेबस डाल दूंगा, मैं डालूंगा भी नहीं। रीजन भी, अगर पूरा डाल दिया तो भाई यार हम क्या करेंगे फिर, हम कैसे अर्निंग करेंगे? हम एक काम, हम यहाँ इतनी मेहनत करें कुछ ना कुछ तो अर्न करने के लिए ना दोस्त, तो वो नहीं कर पाएंगे ना फिर हम, अगर हर चीज हम फ्री कर देंगे तो। हाँ, ये चीजें इसलिए फ्री करी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट टीचर की क्लास लेते हैं, उनको ही पढ़ाया नहीं जाता, तो उनको एक हेल्प मिल जाएगी। तो जो चीज, अब देखो अगर मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आपने कहीं और पढ़ा, आपको ये पर्टिकुलर चीज नहीं पढ़ाई, थ्योरी नहीं पढ़ाई गई, तभी तो आप मेरी क्लास वीडियो देख रहे। भाई एक पर्सन मेरी वीडियो क्यों देखेगा? वो तभी देखेगा जब उसको वो चीज कहीं और नहीं पढ़ाई गई होगी। ये मेरे स्टूडेंट है, मैंने अपने स्टूडेंट को, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग के, और तब मैंने उनको नहीं पढ़ाया तो वो भी यही देखेंगे। तो मेरे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो मेरे से पढ़ ली क्लास ली, और डिफरेंट टीचर के स्टूडेंट भी हो सकते हैं इन्होंने क्लास, और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने क्लास ली नहीं भी, थ्योरी सेल्फ स्टडी से कर रहे थे, उनको वही हेल्प मिल रही है। आइए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। इन अ कंपनी देयर आर 1200 एम्प्लॉय ऑन अ रोल एट अ बिगिनिंग ऑफ द ईयर और 1180 एट द एंड ऑफ द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर 120% लेफ्ट सर्विस एंड 96 रिप्लेस्ड वर मेड। द लेबर टर्नओवर टू द फ्लेक्स मेथड इज। कर लो भाई, कितना सिंपल है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला क्या है सर? फ्लेक्स मेथड से अगर आप लेबर टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला है हाफ ऑफ नंबर ऑफ सेपरेशन, मतलब कितने छोड़ के गए, नंबर ऑफ एडिशन, दो फॉर्मूले है इसके है ना, नंबर ऑफ एडिशन अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। अगर आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देख लीजिए क्या क्या डाटा आपको गिवन है। 1200 एम्प्लॉय कंपनी के अंदर थे इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड में रह गए 1180। तो भैया ये तो एवरेज निकल जाएगा। सबसे पहले एवरेज वर्कर निकालो। एवरेज वर्कर 1200 शुरू में थे, 1180 लास्ट में रह गए, एंड में डिवाइड बाय 2, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द ईयर। 1200 प्लस 1180 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 1190। एवरेज नंबर, एवरेज वर्कर नंबर और वर्कर तो मिल गया, मतलब नीचे डिवाइड में आएगा 1190, इधर आएगा हाफ। अब ढूंढो कितने जने छोड़ के गए और कितने जने आए।
120 जने सर्विस छोड़ के गए और 90 जने रिप्लेस हुए उसके बदले में, मतलब 120 जने छोड़ के गए और 96 जने आए वापस, मल्टीप्लाई बाय 100। 120 जने है ना, और वहां से 96 ही है, ठीक है। निकालो सर परसेंटेज। 120 प्लस 96 से डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा 108 डिवाइड बाई 1190 मल्टीप्लाई बाय 100। 108 डिवाइड बाई 1190 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 9.0756%। ये आप पहले फॉर्मूले से आंसर आया है। अब एक बार आप अपनी स्टडी मैट में चेक करो कि आंसर यही है क्या। मैं भी चेक कर लेता हूं, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, आप बता नहीं पाओगे। हाँ 9.08 आए, हाँ बिल्कुल सही भाई, ये तो यही आंसर आ रहा है। मैंने तो 9.0755 से 8 बना लिया इसको, तो 9.08 आंसर आ रहा है। लो जी, पहले वाले का आंसर आ गया, सिंपल है। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, अगर फॉर्मूला पता है तो सब कुछ आ जाएगा आपके पास। 9.08% तो ये लगा रखा। कहता है इन डैश सिस्टम 2 पीस रेट आर सेट फॉर ईच जॉब। कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां पर 2 क्लासेस में बांटा जाता है वर्कर को। मैंने आपको बताया था, याद है? बताओ कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां पर 2 भागों में बांटा जाता है वर्कर को। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में वर्कर को 2 भागों में बांटा है, एक इनएफिशिएंट वर्कर है और एक एफिशिएंट वर्कर। एफिशिएंट को 120 के हिसाब से देते हैं, इनएफिशिएंट को 80 के हिसाब से देते हैं। तो अगले वाले में आंसर है टेलर पीस रेट सिस्टम, जहां पर वर्कर को ईच जॉब मतलब ईच वर्कर को 2 भागों में बांटा जाता है। इन डैश सिस्टम बेसिस ऑफ वेजेस पेमेंट इन द क्वांटिटी ऑफ वर्क। अच्छा, जितना पीस में बनाएगा काम उतने में हम पीस रेट सिस्टम में तो ये तो होता है कि जितना आप क्वांटिटी मतलब जितनी यूनिट बनाओगे उसके हिसाब से पैसा देंगे। और वर्कर को 2 भागों में जब क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम कहते हैं। और जब हम कहते हैं कि आप जितने पीस बनाओगे उस हिसाब से पैसे देंगे तो पीस रेट सिस्टम, जहां पर आप क्वांटिटी ऑफ वर्क के हिसाब से पैसे देते हो। द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग अंडर वेजेस, द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग वेजेस अंडर टाइम रेट के हिसाब से आप कैसे वेजेस का कैलकुलेट करते हैं, टाइम के हिसाब से कैसे वेजेस कैलकुलेट करते हैं। यार सिंपल है ना, आप मुझे बताओ कितने घंटे उसने काम किए और 1 घंटे के कितने पैसे मिल रहे हैं। आवर्स एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। सिंपल है। मुझे एक बात बताओ कि टाइम के बेसिस पर पैसे कैसे पे करोगे भाई? जितने घंटे वो काम करेगा और 1 घंटे के कितने पैसे मिलेंगे उसके आपसे पे करेंगे। बोनस की बात तो करी नहीं यहाँ पर, टाइम रेट की बात से, टाइम के बेसिस पर कैसे पे। इन हेल्थ प्लान अ वर्कर गेट जॉब इक्वल टू 50% ऑफ द टाइम सेट। अभी कराया मैंने। हेल्थ प्लान के अंदर वर्कर को जो वेजेस मिलती है वो 50% मिलती है हेल्थ प्लान के अकॉर्डिंग। कराया? Under Gantt tax and task and bonus plan, no bonus is payable to a worker if his efficiency, ये देखो ये फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, अगर उसकी इफिशियंसी दोस्तों लेस देन है कितने परसेंट से। यार एक मैं बताओ 100%। ये तो सिंपल लॉजिक है, तो फॉर्मूला याद नहीं हो तब भी करता था बच्चा। अरे यार जिसकी इफिशियंसी 100 से कम है उसको बोनस होना मिलेगा यार। जो अपनी 100% इफिशियंसी से काम नहीं कर रहा, जो 120% से काम करेगा तभी तो उसको बोनस मिलेगा। जो 100 से कम मतलब 90 ही यूज कर पा रहा तो बोनस होना देंगे भाई हम। तो अगर हम बोनस किसी की इफिशियंसी 100 से कम है तो उसको बोनस नहीं देते अंडर गैंट टास्क एंड बोनस प्लान के हिसाब से। वेजेस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। वेजेस शीट कौन बनाता है? नहीं, वेजेस शीट तो आपके पास वो बनाता है ना सर, पेरोल डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग थोड़ा ना बताता है, पेरोल डिपार्टमेंट बनाता है वेजेस शीट। नहीं भूल गया। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट टाइम इज चार्ज टू, कहां चार्ज करें? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैसे तो बोलते हैं, पर मैं इसको स्टडी मैट में देखना चाहूंगा कि कहां बोला है। वैसे ना दो, जैसे कि आइडल टाइम हो गया, नॉर्मल कॉस्ट हो गई, इसको ना ऐसे बोला जाता है, कहने की बात होती है कि जो एबनॉर्मल नेचर के होते हैं उसको कॉस्टिंग बिल में चार्ज करते हैं और जो नॉर्मल नेचर के होते हैं उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चार्ज करते हैं। क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर फैक्ट्री ओवर भी आ जाता है
और आपके पास डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस सब आ जाते हैं, इसलिए हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं इसको। बट स्टडी मैट में अगर आप देखोगे तो वहां पर फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट का पार्ट है, इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट है, इसलिए फैक्ट्री ओवर। अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दोगे तब भी ठीक ही है वो। आइडल टाइम अराइज ओनली व्हेन द वर्कर आर पेड ऑन टाइम बेसिस। कितना अच्छा लग रहा है ना, अभी पढ़ा था हमने। नॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट शुड बी चेंज नहीं, चार्ज शुड बी चार्ज टू डैश विच दैट ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन शुड बी चार्ज टू। अच्छा, नॉर्मल आइडल टाइम की जो कॉस्ट होगी वो हम फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करेंगे, जबकि एबनॉर्मल आइडल टाइम की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज करते हैं, राइट। या आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड ना लिखकर, मैंने फिर कहा कि आप फैक्ट्री ओवरहेड भी लिख सकते हैं और आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक होते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर इसका ये यूज करते हैं प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। देख लेते हैं आंसर, दे रखा यहाँ, देख रहा 9% ठीक है। गेलर रही टेलर डिफरेंशियल पीस रेट आर वर्किंग टू रेट 50% ठीक है, 100% से कम होगा। पेरोल डिपार्टमेंट फैक्ट्री ओवरहेड, देखो उन्होंने फैक्ट्री ओवर लिखा है और यहाँ पर प्रोडक्शन ओवरहेड लिख दिया। देखो दोनों में क्या है यार, स्टडी मटेरियल क्या घटिया इंसान है। कह रहा है नॉर्मल टाइम को हम चार्ज करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में, यहाँ बता दिया, और यहाँ कह रहा है नॉर्मल आइडल टाइम को हम चार्ज करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड में। अरे बात तो एक ही लिख देता, बच्चों को कंफ्यूज कर रहा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है इसका आंसर, मैंने आपको पहले भी कहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बट आप फैक्ट्री ओवरहेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, नॉट अ डायरेक्ट लेबर, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट है, इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड भी लिख सकते हैं। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड किसका पार्ट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, तो वहां भी लिख सकते हैं आप। सारे आंसर ठीक है हमारे। लेबर टर्नओवर में कौन कौन सा आ जाएगा सर? लेबर टर्नओवर में आपका आ जाता है रिप्लेसमेंट मेथड। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है, जब काम आप वर्क बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स से काम आप करते हैं। मिनिमम बोनस आपको मिलेगा एज पर बोनस एक्ट 8.33% ऑफ द सैलरी। बोनस एक्ट आपने पढ़ा होगा तो मिनिमम बोनस 8.33% मिलता है। कौन सा है यार, ये देखो इसका फॉर्मूला ये है भैया, एक क्लास में मैंने कराया था, आपको याद हो तो, और मैंने इसका क्वेश्चन भी सोल्व कराया था क्लास के अंदर। अगर जिस बच्चे को नहीं पता, उनके पढ़ाना डिफरेंट टीचर ने क्लास के अंदर, बात वेरिएबल शेयरिंग प्लान का फॉर्मूला होता है, ये रूट है, यहाँ पर रूट सॉल्व करना भी सिखाया था इसको मैंने। असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय विद रिस्पेक्ट टू अ जॉब, जॉब के हिसाब से एम्प्लॉय के हिसाब से जॉब को असेस करना, मतलब एक तरीके से आपने एम्प्लॉय हायर करा, आप देख रहे हो कि ये एम्प्लॉय किस जॉब के अंदर फिट बैठेगा, दैट इज कॉल्ड मेरिट रेटिंग। मतलब मैंने आपको जितनी थ्योरी पढ़ाई, आपने देखा होगा लेबर के अंदर बहुत सारी थ्योरी नहीं भी पढ़ाई गई है, और मैंने आपको जितनी थ्योरी पढ़ाई है उससे आपने सारा सॉल्व कर दिया है जितने स्टडी बैठे, क्योंकि मैंने सोच समझकर थ्योरी आपको पढ़ाई है। कॉस्टिंग के अंदर दोस्तों ज्यादा थ्योरी आती नहीं है, आपको पता है, पर जितनी आती है मैंने आपको पढ़ाया, और सिर्फ जितने एमसीक्यू बनते हैं मैंने सबको सारे सॉल्व करवा दिए। यहां पर दोस्तों हम अब खत्म करेंगे इस चैप्टर को, और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अपना ओवरहेड चैप्टर। ओवरहेड चैप्टर में ज्यादा थ्योरी है नहीं, क्योंकि सारा थ्योरी प्रैक्टिकल में ऑलरेडी कवर करा देते हैं। अगर ज्यादा थ्योरी नहीं होगी सीधा मैं एमसीक्यू पे पढ़ूंगा, ठीक है जी। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आप पहली बार चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करें। पूरी थ्योरी का कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी कॉस्टिंग की विद एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, सब आपको इस चैनल पे मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।